नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की गहराइयों में उतर रहे हैं, खासतौर पर कुछ सबसे अहम संशोधनों और अनुच्छेदों पर नजर डालेंगे। ये वो बदलाव और नियम हैं जिन्होंने भारत के कानूनी और आप कह सकते हैं राजनीतिक ढांचे को समय के साथ ढाला है। आज हमारा मकसद है इन प्रमुख संशोधनों और अनुच्छेदों के सार को समझना। ये क्या हैं, क्यों इतने जरूरी हैं और हमारे शासन और हम नागरिकों पर इनका क्या असर पड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं 42वें संशोधन से। 1976 में आया था ये। इसे अक्सर लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सोर्स बताता है कि इसने प्रस्तावना में बड़े बदलाव किए, जैसे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया। ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। तो इसे लघु संविधान क्यों कहते हैं, क्या वजह थी? हाँ, इसे लघु संविधान कहने की वजह थी इसका विशाल दायरा। ये सिर्फ प्रस्तावना तक सीमित नहीं था। इसने संविधान के कई हिस्सों को छुआ, बहुत सारे नए अनुच्छेद जोड़े, पुराने बदले, मतलब काफी व्यापक था ये। और उस समय की जो परिस्थितियां थीं, उनमें इसका असर भी बहुत गहरा था, इसीलिए ये नाम पड़ा। इसने शासन व्यवस्था पर एक तरह से कहें तो गहरी छाप छोड़ी। अच्छा, और फिर ठीक 2 साल बाद 1978 में मोरारजी देसाई सरकार के टाइम पे आया 44वां संशोधन। क्या ये 42वें को बैलेंस करने के लिए था? सोर्स ये भी बताता है कि इसी ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया। ये बड़ा कदम था, है ना? बिल्कुल। 44वें संशोधन ने 42वें द्वारा किए गए कुछ बदलावों को आप कह सकती हैं पलटा या फिर उनमें सुधार किया। संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी मतलब एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ये वाकई बहुत अहम बदलाव था। और हाँ, इसी संशोधन ने राष्ट्रपति को ये शक्ति भी दी कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अच्छा, सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। तो ये शुरुआती संशोधन दिखाते हैं कि कैसे संविधान में संतुलन बनाने की और शक्तियों के विभाजन जैसी चीजों को साफ करने की कोशिश लगातार चलती रही। सही है। चलिए कुछ और संशोधनों को देखते हैं जिनका सीधा असर हमारी राजनीति और लोकतंत्र पर पड़ा। 1985 में 52वां संशोधन आया। इसे दल बदल विरोधी कानून के लिए जाना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसके लिए 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। अनुसूचियां मतलब वो संविधान के आखिर में जो लिस्ट्स होती हैं। सही कहा, जो किसी खास विषय पर विस्तार से बताती है। 10वीं अनुसूची इसी दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में है। और फिर 1989 का 61वां संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। इससे तो मतलब वोटर्स की संख्या एकदम से बढ़ गई होगी। निश्चित तौर पर 52वें संशोधन का मकसद तो था राजनीतिक अस्थिरता को कम करना। हालांकि उसकी इफेक्टिविटी पर बहस चलती रहती है, पर 61वें संशोधन ने तो लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को मतलब अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया। सोर्स में वैसे 56वें संशोधन का भी जिक्र है, जिससे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। वो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। अच्छा, हाँ, गोवा। तो ये कहता है कि राज्यों का स्ट्रक्चर भी टाइम के साथ बदला है। बिल्कुल। अब जरा भाषाओं और स्थानीय शासन पर आते हैं। सोर्स बताता है कि 71वें संशोधन ने 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाएं जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 8वीं अनुसूची? इसमें संविधान की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हाँ, मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं। फिर 15वीं सिंधी जोड़ी गई थी। फिर इस 71वें संशोधन से ये 3 जुड़ गईं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और बाद में 92वें संशोधन से 4 और आई। हाँ, और सोर्स में एक ट्रिक भी दिया याद रखने की, DBMS। हाँ, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गईं। अच्छा, और फिर आते हैं 73वें और 74वें संशोधन। 1992 में पास हुए और 93 में लागू। इन्हें तो लोकल गवर्नेंस के लिए मील का पत्थर कहते हैं ना? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। 73वीं संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके लिए संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के काम के लिए 29 विषय दिए गए हैं। जैसे सोर्स में स्वास्थ्य और साफ सफाई का जिक्र था। बिल्कुल। और 74वें संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। उसके लिए भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय हैं।
देखा जाए तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण और जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बहुत बड़े कदम थे। सोर्स में बलवंत राय मेहता समिति का भी नाम था। हाँ, उनकी सिफारिशें ही पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का आधार बनी। अब शिक्षा और आरक्षण से जुड़े संशोधनों पर आते हैं। 86वां संशोधन 2002। ये तो बहुत ही मौलिक लगता है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 21A। बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी संशोधन ने इसे अनुच्छेद 51A के तहत माता पिता या अभिभावक का 11वां मौलिक कर्तव्य भी बना दिया। ये शिक्षा को एक बुनियादी हक के तौर पर स्थापित करने की दिशा में वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। सोर्स में आरक्षण से जुड़े कुछ और संशोधनों का भी जिक्र है। हाँ, जैसे 93वां संशोधन, शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण। हाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान। और हाल का 103वां संशोधन जो 2019 में आया, ये 124वें विधेयक के रूप में आया था। इसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों मतलब EWS के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। सोर्स बताता है इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी। हाँ, एक और है 104वां संशोधन। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण को आगे बढ़ाया है। हाँ, ये सभी आरक्षण वाले संशोधन सामाजिक न्याय और समानता लाने के मकसद से किए गए हैं, ताकि समाज के जो वंचित वर्ग हैं उन्हें प्रतिनिधित्व और अवसर मिल सकें। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इन प्रावधानों के लागू होने और इनके असर पर समाज में लगातार चर्चा चलती रहती है। सोर्स में कुछ और संशोधनों का भी जिक्र है, छोटे छोटे, जो शासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े लगते हैं। जैसे 44वां संशोधन, लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक फ्रीज कर दी। हाँ, स्थिर कर दिया। और 91वां संशोधन, जिसने मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया, केंद्र और राज्यों में सदन के कुल सदस्यों के 15% तक। अच्छा, ये बड़े मंत्रिमंडल को रोकने के लिए। बिल्कुल। इसी तरह 89वें संशोधन ने अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया। पहले वो अनुसूचित जाति आयोग के साथ ही था। ये एक तरह से प्रशासनिक और ढांचागत सुधार थे। और 101वां संशोधन, GST, वस्तु एवं सेवा कर, ये तो बहुत बड़ा आर्थिक सुधार था। निश्चित रूप से इसने भारत के जो अप्रत्यक्ष कर का सिस्टम था उसे पूरी तरह बदल दिया। सोर्स में 99वें संशोधन का भी नाम है, जिससे NJAC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था। हालांकि सोर्स बस स्थापना बताता है, आगे का नहीं। हाँ, स्रोत यहाँ बस जिक्र करता है। वैसे ही 100वें संशोधन का जिक्र है, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। सोर्स में सवाल है कि यह किससे जुड़ा था, पर जवाब नहीं। हाँ, तो स्रोत यहाँ जानकारी थोड़ी सीमित रखता है। एक और दिलचस्प संशोधन जिसका जिक्र है वो है 60वां। इसने अनुच्छेद 276 में बदलाव करके व्यापार कर, जिसे प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं, उसकी सीमा 250 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी थी। तो ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो प्रशासन हो, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक न्याय हो या केंद्र राज्य संबंध हो, बदलती जरूरतों के हिसाब से संविधान को ढाला गया है। तो ये थे कुछ खास संशोधन। अब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और भागों पर ध्यान देते हैं। सोर्स याद दिलाता है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। आज 470 से ज्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, और अनुच्छेद 3 वो संसद को नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव करने की शक्ति देता है। हाँ, ये शुरुआती अनुच्छेद भारत की बनावट और एकता को परिभाषित करते हैं। इसके बाद आता है भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, जो नागरिकता के बारे में है। और फिर आता है संविधान का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा, भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों? देखिए, मैग्ना कार्टा मूल रूप से 1215 का एक अंग्रेजी चार्टर था। उसने राजा की शक्तियों पर रोक लगाई थी और नागरिकों के कुछ अधिकार तय किए थे। भारतीय संविधान का भाग 3 भी नागरिकों को बुनियादी अधिकार देता है और राज्य की शक्ति को सीमित करता है। इसीलिए से ये उपमा दी जाती है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है असल में। इसमें कौन कौन से मुख्य अधिकार समूह शामिल हैं? सोर्स में तो कई अनुच्छेदों का जिक्र है। हाँ, मुख्य रूप से देखें तो पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसका सार है कि कानून के सामने सब बराबर हैं।
अनुच्छेद 14, और धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें बोलने की आजादी, अनुच्छेद 19, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 सबसे अहम है। अनुच्छेद 21 की व्याख्या तो काफी व्यापक हुई है ना? से शिक्षा का अधिकार आया, अनुच्छेद 21A, वो भी इसी समूह में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है। हाँ, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी पर, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने पर रोक लगाता है। इसके अलावा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28, और सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30, खासकर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए। और इन सब अधिकारों को लागू करवाने की गारंटी क्या है? यही पर अनुच्छेद 32 आता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। ये अधिकार देता है नागरिकों को कि अगर उनके किसी और मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है। यही अनुच्छेद 32 इन अधिकारों को सिर्फ कागजी घोषणाएं नहीं रहने देता, उन्हें असलियत बनाता है। मौलिक अधिकारों के बाद आता है भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP। सोर्स बताता है कि ये आयरलैंड से लिए गए हैं और कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते, अनुच्छेद 37। तो फिर इनका महत्व क्या है? महत्व ये है कि ये देश के शासन में मूलभूत हैं। अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये एक तरह से सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश है कि उसे एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखा गया है, अनुच्छेद 39A में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का सिद्धांत है। ये सीधे कोर्ट से लागू नहीं होते, पर नीतियां बनाते समय इनका ध्यान रखना जरूरी है। और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं। हाँ, अनुच्छेद 51A। ये तो बाद में जोड़े गए थे। हाँ, 42 में संशोधन से ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और 11वां कर्तव्य जो बच्चों को शिक्षा के अवसर देने वाला है, वो 86 में संशोधन से जोड़ा गया। ये नागरिकों को उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं। संविधान के बाकी हिस्सों में सरकार का पूरा ढांचा बताया गया है। भाग 5 में केंद्र सरकार, भाग 6 में राज्य सरकारें, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 11 केंद्र राज्य संबंधों पर है, भाग 12 वित्त और संपत्ति से जुड़ा है, भाग 14 सेवाओं से जिसमें UPSC वगैरह अनुच्छेद 315 से 323 आते हैं, और भाग 20 वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताता है, अनुच्छेद 368। बिल्कुल, ये भाग शासन का पूरा फ्रेमवर्क तय करते हैं। शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, संस्थाएं कौन सी होंगी, उनके काम क्या होंगे, वगैरह वगैरह। आखिर में अनुसूचियों की बात करते हैं। 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत और 12वीं नगर पालिका का जिक्र तो हमने कर लिया। सोर्स कुछ और का भी उल्लेख करता है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है, मतलब जो मंत्री, सांसद, जज वगैरह शपथ लेते हैं, उसका फॉर्मेट इसमें दिया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें होंगी उसके आवंटन से संबंधित है। छठी अनुसूची वो कुछ खास राज्यों के बारे में है ना? हाँ, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। सोर्स ने यह साफ किया है कि इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। अच्छा, और 7वीं अनुसूची वो तो बहुत जरूरी है शायद। हाँ, बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें शक्तियों का बंटवारा है। 3 लिस्ट है इसमें। संघ सूची जिस पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाते हैं। सोर्स में इसके विषय बताएं जैसे खेल, पशुपालन, कृषि, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था। और संवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची में वो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था। तो ये अनुसूचियां संविधान के प्रावधानों को एक तरह से कहें तो व्यावहारिक रूप देने में मदद करती हैं। बिल्कुल,
वे खास डिटेल्स, लिस्ट्स और प्रक्रियाएं देती हैं जो संविधान के मूल अनुच्छेदों को लागू करने के लिए जरूरी है। तो आज हमने भारतीय संविधान के कुछ सबसे असरदार संशोधनों और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की एक झलक ली। 42वें लघु संविधान से लेकर जीएसटी और शिक्षा के अधिकार तक और मौलिक अधिकारों से लेकर नीति निदेशक तत्वों तक, ये सब दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे समय और जरूरतों के साथ बदला है, विकसित हुआ है। और समझने वाली मुख्य बात मुझे लगता है यही है कि संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है, ये एक जीवंत इकाई है। ये समाज की बदलती जरूरतों, उम्मीदों और चुनौतियों के साथ लगातार संवाद करता है और विकसित होता रहता है। मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व और शासन की संरचना इसके वो स्तंभ है जो नागरिक और राज्य के बीच का जो नाजुक संतुलन है उसे बनाए रखते हैं। सोर्स सामग्री में अनुच्छेद 48 का जिक्र एक सवाल के तौर पर था, कृषि और पशुपालन का संगठन। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सीधे तौर पर कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते, देश की लंबी अवधि की नीतियों और कानूनों को किस हद तक प्रभावित करते हैं या उन्हें किस तरह गाइड करना चाहिए। क्या उन्हें सिर्फ नैतिक निर्देश मानकर साइड में रख देना चाहिए या फिर नीतियां बनाते समय उन्हें और ज्यादा सेंट्रल रोल मिलना चाहिए, इस पर सोचा जा सकता है। इस जानकारी की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि संविधान के इन पहलुओं को समझने में आपको कुछ मदद मिली होगी। अगली बार